अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, डॉक्टर तहमीन नाज़िर है। आज हम फिजियोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि हार्ट का कार्डियक साइकिल क्या है। लास्ट टाइम हम हार्ट की फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसी का थोड़ा सा रिमेनिंग पार्ट के बाद हम कार्डियक साइकिल की फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आपका टॉपिक चल रहा था हार्ट की फिजियोलॉजी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एक्साइटेशन, कंट्रैक्शन, कपलिंग, फंक्शन ऑफ कैल्शियम आयन एंड द ट्रांसफर ट्यूब्यूल्स। हार्ट मसल्स किस तरह कॉन्टैक्ट करते हैं एक्साइटेशन, कंट्रैक्शन, कपलिंग फिनोमेना के थ्रू, और इसको कंट्रैक्शन के लिए कौन सी रिक्वायरमेंट होती है कैल्शियम आयंस की, ट्रांसफर ट्यूब्यूल्स की, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। द टर्म एक्साइटेशन, कंट्रैक्शन, कपलिंग रेफर्स टू मैकेनिज्म बाय विच द एक्शन पोटेंशियल causes myofibril of muscle to contract। बेसिकली जो एक्साइटेशन, कंट्रैक्शन, कपलिंग है, ये ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें जो एक्शन पोटेंशियल होता है उसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अब इस ओवरऑल फिनोमेना को एक्साइटेशन, कंट्रैक्शन, कपलिंग कहते हैं। वंस अगेन देयर आर डिफरेंसेस इन दिस मैकेनिज्म इन कार्डियक मसल दैट हैव इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हार्ट मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो हार्ट मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी इसका कोई स्पेसिफिक मैकेनिज्म है। As is true for the skeletal muscle, when an action potential passes over the cardiac muscle membrane, the action potential spread the interior of cardiac muscles fiber along the membrane of the transfer tubule। जब एक्शन पोटेंशियल कार्डियक मसल की तरफ मूव करता है, तो कार्डियक मसल्स की जो मेम्ब्रेन्स हैं उसके अंदर जो टी ट्यूब्यूल्स हैं उस तक भी जो पोटेंशियल है वो लीड करता है। तो जब टी ट्यूब्यूल action potential in turn act on the membrane of the longitudinal sarcoplasmic tubule to cause release of calcium ion into the muscle sarcoplasm from the sarcoplasmic reticulum। अब जैसे एक्शन पोटेंशियल कार्डियक सेल्स के ऊपर आता है, वैसे ही वो जो कार्डियक मेम्ब्रेन्स हैं, कार्डियक मसल की मेम्ब्रेन के ऊपर जो टी ट्यूब्यूल्स हैं, टी ट्यूब्यूल क्या होती हैं, इनवेजिनेशन होती हैं सेल मेम्ब्रेन की, तो उस तक भी जो एक्शन पोटेंशियल जाता है। ठीक है, तो जब इन तक एक्शन पोटेंशियल जाता है, उसकी वजह से क्या होता है कि जो सार्कोप्लाज्मिक ट्यूब्यूल्स हैं वहाँ से कैल्शियम आयन रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जब जो यही वो कैल्शियम आयन है जो कि कॉन्ट्रैक्शन की इनिशिएशन करवाता है, और जो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट है उनको एक दूसरे से करीब ला के स्लाइडिंग मॉडल के थ्रू कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस परफॉर्म करता है। तो ये जो कैल्शियम आयन है, इन अदर वर्ड्स, इन अदर फ्यू थाउजेंड्स ऑफ सेकेंड्स, बहुत ही कम टाइम के अंदर कैल्शियम आयन जल्दी से मायोफिब्रल्स के अंदर आ जाते हैं। वहाँ ये केमिकल रिएक्शन कैटालाइज करते हैं, जिसकी वजह से जो एक्टिन और मायोसिन के स्लाइडिंग हो है वो पॉसिबल हो जाती है, और मसल कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, thus for this mechanism of excitation, contraction, coupling is the same as skeletal muscle, but there is a second effect that is quite different। तो ऑलमोस्ट सेम ही है आपका स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन और कार्डियक मसल की कॉन्ट्रैक्शन। डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? कैल्श इन एडिशन टू कैल्शियम आयन दैट आर रिलीज्ड इनटू सार्कोप्लाज्म from the cisternae of the sarcoplasmic reticulum, calcium ion also diffuse into sarcoplasm from the T tubules themselves at the time of action potential, which open voltage dependent calcium channel in membrane of T tubules। अब जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आता है, एक तो कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, दूसरा वो टी ट्यूब्यूल्स की तरफ मूव करते हैं। जब वो टी ट्यूब्यूल्स की तरफ मूव करते हैं तो वो वोल्टेज डिपेंडेंट कैल्शियम चैनल्स को ओपन कर देते हैं। कैल्शियम एंटरिंग द सेल देन एक्टिवेट कैल्शियम रिलीज चैनल आल्सो कॉल्ड रेयानोडिन रिसेप्टर चैनल। जब कैल्शियम चैनल जो कैल्शियम है वो सेल के अंदर एंटर हो जाए तो कैल्शियम चैनल भी ओपन हो जाते हैं, ताकि मज़ीद कैल्शियम रिलीज होना स्टार्ट हो जाए। तो ये जो कैल्शियम एंटर होते हैं उसकी जो डिटेक्शन करते हैं रिसेप्टर्स, वो रेयानोडिन रिसेप्टर्स हैं, और रेयानोडिन रिसेप्टर चैनल्स जब एक्टिवेट हो जाए तो ये
सार्कोप्लाज्म से कैल्शियम आयन का रिलीज पॉसिबल बना देते हैं। कैल्शियम आयन इन द सार्कोप्लाज्म देन इंटरैक्ट विद ट्रोपोनिन to initiate cross bridge formation and contraction by the same basic mechanism as described for the skeletal muscle। अब जैसे कैल्शियम आयन एंटर हुआ है सार्कोप्लाज्म से सेल के अंदर, तो जो ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स हमने पढ़ा था उसके ऊपर जो ट्रोपोनिन सी के साथ ये जाके अटैच होता है, वो अटैच होने के साथ ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। तो अभी तक हम पढ़े हैं कि जो कैल्शियम आयन का रिलीज है, एक तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हो रहा है सेल, कार्डियक सेल के अंदर, दूसरा ये टी ट्यूब्यूल्स की तरफ से। टी ट्यूब्यूल्स के फंक्शन को फर्दर इन्हांस करने के लिए वोल्टेज डिपेंडेंट कैल्शियम चैनल जब ओपन हो जाते हैं तो फर्दर कैल्शियम का रिलीज इंक्रीज हो जाता है। उसके अलावा जैसे कैल्शियम सेल के अंदर एंटर होता है कॉन्ट्रैक्शन के लिए, तो कैल्शियम रिलीज चैनल जो कि रियानोडिन रिसेप्टर चैनल है, ये एक्टिवेट होके फर्दर कैल्शियम को रिलीज करते हैं। ठीक है, ताकि कैल्शियम की कमी ना हो। अब आप देखें, जितना ज़्यादा कैल्शियम होगा उतनी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगी। विदाउट द कैल्शियम फ्रॉम टी ट्यूब्यूल द स्ट्रेंथ ऑफ द कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्शन वुड बी रिड्यूस्ड। देखिए, जितनी आपके पास कैल्शियम अवेलेबल है उतनी ही कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल है। फ़र्ज़ करें कि अगर सिर्फ हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से आने वाली कैल्शियम को कंसीडर करें कि वही आके हार्ट मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवाएगी, तो वो जो कॉन्ट्रैक्शन होगी वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी जब जो कि टी ट्यूब्यूल्स और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों के मिलने से स्ट्रेंथ गेन हो रही थी कॉन्ट्रैक्शन की, वो सिंगल सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कॉन्ट्रैक्शन से गेन नहीं होगी। इन टी ट्यूब्यूल्स ऑफ द कार्डियक मसल हाउएवर हैव डायमीटर ऑफ, अच्छा इसमें अब डिफरेंस क्या आता है टी ट्यूब्यूल्स में, जो कार्डियक मसल की टी ट्यूब्यूल्स हैं उनका डायमीटर लार्जर होता है एज कम्पेयर टू स्केलेटल मसल। कितना लार्ज है, 5 टाइम्स। तो ये तकरीबन 25 वॉल्यूम को अपने अंदर ऑक्यूपाई कर सकता है। आल्सो इनसाइड द टीबीयू इज a large quantity of the mucopolysaccharides that are electronegatively charged and bind an abundant store of calcium ion, keeping these always available for the diffusion to interior of the cardiac muscle fiber when a T-tubule action potential appear। तो अभी बात कर रहे हैं कि अगर टी ट्यूब्यूल की जो क्वांटिटी है वो किस तरह उसके अंदर कैल्शियम की इंक्रीज होती है, कि जो इसका स्ट्रक्चर है इसके अंदर म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स हैं जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिवली चार्ज होते हैं। कैल्शियम आयन पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा और जो टी ट्यूब्यूल के अंदर एक्शन पोटेंशियल है उसको फर्दर काज करवाएगा। अब ये देखें, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में से कैल्शियम आयन सेल के अंदर एंटर हो रहा है, सेल के अंदर एंटर हो रहा है तो साथ ही जो सेल मेम्ब्रेन की इनवेजिनेशन है जिसको हम टी ट्यूब्यूल्स बोलते हैं वो भी एक्टिवेट हो जाती है। अब जैसे ही कैल्शियम आयन एंटर होता है सेल के अंदर, तो ये देखिए इस कैल्शियम के ऊपर ब्लू कलर के रिसेप्टर्स मौजूद हैं। ठीक है, ये रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं। जब ये रिसेप्टर रियानोडिन रिसेप्टर जिसको हम बोलते हैं, ये रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं तो ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम का रिलीज पॉसिबल बनाता है। अब दूसरी तरफ बात करें कैल्शियम के रिलैक्सेशन की, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जब कैल्शियम जो एक्टिन मायोसिन कॉन्टैक्ट कर रहे हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, जो कैल्शियम है ये वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ आती है। उसके अलावा जो कैल्शियम एटीपेज चैनल हैं वो कैल्शियम को बाहर सेल से रिलीज करवा देते हैं। ठीक है, the strength of the contraction of cardiac muscle depend to the great extent on the concentration of the calcium ion in ECF। तो ये जितनी ज़्यादा आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर कैल्शियम की कंसंट्रेशन होगी उतनी ही ज़्यादा कार्डियक मसल की कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल है। In fact, a heart placed in calcium-free solution will quickly stop beating। और अगर हार्ट को कैल्शियम अवेलेबल ना हो, हार्ट बीट करना रुक जाएगा। जैसे कि एक एक्सपेरिमेंट में उन्होंने हार्ट को कैल्शियम फ्री
सोल्यूशन के अंदर प्लेस किया तो हार्ट बीट रुक गई। The reason for this is that opening of T tubules pass directly through the cardiac muscle cell membrane into extracellular fluid spaces surrounding the cell, allowing the same extracellular fluid that is in the cardiac muscle interstitium to percolate through the T tubule as well। अब ये जो T tubules हैं ये क्या करती हैं कि जो कार्डियक मसल्स की के बाहर जो ECF मौजूद होता है वहाँ से इसकी जो कैल्शियम है ओपनिंग के थ्रू ECF से सेल के अंदर एंटर हो जाता है और टी ट्यूब्यूल को क्रॉस करता हुआ सेल के अंदर एंटर। कंसेक्टिवली द क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम आयन इन टी ट्यूब्यूल्स, द अवेलेबिलिटी ऑफ कैल्शियम आयन टू द cause cardiac muscle contraction depend to the greater extent on the extracellular fluid calcium ion concentration। तो जितनी ज़्यादा कैल्शियम आयन की कंसनट्रेशन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा टी ट्यूब्यूल के थ्रू कार्डियक मसल की कॉन्ट्रैक्शन हो सकेगी। इन कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेंथ ऑफ स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन इज हार्डली affected by moderate change in ECF, calcium, extracellular fluid, calcium concentration because skeletal muscle contraction is caused almost entirely by calcium ion release from sarcoplasmic reticulum inside the skeletal muscle fiber। अब स्केलेटल और कार्डिक मसल में की स्ट्रेंथ में डिफरेंस बता रहे हैं कि स्केलेटल मसल की जो स्ट्रेंथ है वो अफेक्ट नहीं होती कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर कितनी कैल्शियम है, जबकि जो स्ट्रेंथ है कार्डियक मसल की वो रिलाय करती है ECF पे भी और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर भी, उसकी कैल्शियम कंसंट्रेशन के ऊपर भी। तो इसी वजह से जो कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो अफेक्ट होती है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की कंसंट्रेशन से। At the end of plateau cardiac action potential, the influx calcium ion to interior of the muscle is suddenly cut off। अच्छा, अब बात कर रहे हैं रिलैक्सेशन टाइम की। जब कार्डियक एक्शन पोटेंशियल कम हो रहा है, मतलब कि जब आपका जो कार्डियक मसल है रिलैक्सेशन की स्टेट में जाता है, तो सिंपली क्या होता है कि कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, एंट्री कम हो जाती है सेल के अंदर, कट ऑफ हो जाती है और जो कैल्शियम है वो पंप्स के थ्रू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ मूव करा दिया जाता है। अब ये पंप कौन से होते हैं? कैल्शियम एटीपेज पंप। ये क्या करते हैं कि कैल्शियम की कंसंट्रेशन को बैक टुवर्ड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ मूव करवाते हैं, ठीक है। और जो एटीपेज पंप होते हैं, सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप, वो कैल्शियम की कंसंट्रेशन को ECF की तरफ मूव करवाते हैं। ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन मसल बिगिन टू कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम ड्यूरेशन देखते हैं कार्डियक मसल की कॉन्ट्रैक्शन कितने अरसे के लिए होती है, तो ये देखें टू कॉन्ट्रैक्ट अ फ्यू मिली सेकेंड आफ्टर द एक्शन पोटेंशियल बिगन एंड continues to contract until a few millisecond after the action potential। जो कार्डियक मसल है एक्शन पोटेंशियल के शुरू होने से पहले और एक्शन पोटेंशियल के ख़त्म होने के कुछ मिली सेकेंड्स तक कॉन्टैक्ट रहता है। देयरफॉर द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल ऑफ कार्डियक मसल इज मेनली फंक्शन ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल इंक्लूडिंग प्लेट्यू अबाउट 0.2 सेकेंड्स इन एट्रियल मसल्स एंड 0.3 सेकेंड इन वेंट्रिकल मसल्स। तो ये प्लेट्यू समेत जो एट्रियल मसल और वेंट्रिकल मसल की कॉन्ट्रैक्शन है उसको मिला के ये अपनी कॉन्ट्रैक्शन का ड्यूरेशन देते हैं। अब बात करते हैं हम, अभी तक हमने कार्डियक मसल की कॉन्ट्रैक्शन की मेन फिजियोलॉजी देखी कि उसका जो मसल है वो किस तरह कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। अब बात करते हैं कार्डियक साइकिल की। कार्डियक साइकिल क्या होता है? कार्डियक साइकिल होता है एक हार्ट बीट से नेक्स्ट हार्ट बीट तक का जो साइकिल है उसको हम कार्डियक साइकिल बोलते हैं। द कार्डियक इवेंट्स दैट अकर फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ वन हार्ट बीट टू द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट हार्ट बीट। एक हार्ट बीट से नेक्स्ट हार्ट बीट के दरमियान जो जो स्टेजेस आती हैं कॉन्ट्रैक्शन की उसको हम कार्डियक साइकिल बोलते हैं। ईच साइकिल इज इनिशिएटेड बाय स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल इन द साइनस नोड। हर जो एक्शन पोटेंशियल है उसके ऊपर जो साइनस ऐसे नोड मौजूद होता है उसकी जितनी ज़्यादा
मतलब स्पॉन्टेनियस इनिशिएशन होगी, जितनी ज़्यादा बार वो स्पॉन्टेनियसली कॉन्टैक्ट करेगा उतनी दफ़ा हार्ट बीट करना स्टार्ट कर देगा। दिस नोड इज़ लोकेटेड इन सुपीरियर लेटरल वॉल ऑफ द राइट एट्रियम। और ये जो ऐसे नोड होता है ये राइट एट्रियम के नज़दीक ओपन मौजूद होता है, सुपीरियर वेना केवा की ओपनिंग के पास। ठीक है, सुपीरियर वेना केवा के पास राइट एट्रियम के ऊपर ये ऐसे नोड मौजूद होता है। एंड द एक्शन पोटेंशियल ट्रैवल फ्रॉम हेयर रैपिडली थ्रू द एट्रिया एंड देन ए बी बंडल इनटू वेंट्रिकल। सबसे पहले ऐसे नोड एक्टिवेट होगा, उसके बाद एट्रियाज को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एट्रियाज के बाद एवी बंडल्स को, एवी बंडल के बाद वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। बिकॉज ऑफ द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ कंडक्टिंग सिस्टम फ्रॉम द एट्रिया टू वेंट्रिकल देयर इज ए डिले ऑफ more than 0.1 seconds during the passage of the cardiac impulse from the atria to ventricle। एट्रिया से वेंट्रिकल की तरफ जो एक्शन पोटेंशियल आ रहा है उसकी कंडक्शन में 0.1 सेकंड का डिले आता है। दिस अलाउ द एट्रिया टू कॉन्ट्रैक्ट अहेड वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। अब इस वजह से पहले एट्रियाज कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ताकि पहले जब ताकि जो ब्लड है वो स्ट्रोंगली पंप हो सके। तो एट्रिया हमारे पास एज ए प्राइमर पंप एक्ट कर रहा है, ठीक है, और प्रिपेयर करता है वेंट्रिकल को स्ट्रोंग कॉन्ट्रैक्शन के लिए। अब बात करती हूँ मैं डायस्टोल और सिस्टोल की। जो डायस्टोल होता है वो बेसिकली रिलैक्सेशन फेज होता है, जिसके दौरान हार्ट मसल रिलैक्स करके ब्लड को कम्प्लीटली फिल करते हैं, उसे डायस्टोल कहते हैं। जबकि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करके बॉडी की तरफ ब्लड पंप करता है तो उस टाइम को हम सिस्टोल कहते हैं। डायस्टोल रिलैक्सेशन फेज, सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन फेज। डायस्टोल में हार्ट क्या करता है, रिलैक्स होता है तो एट्रिया ब्लड को फिल कर रहे होते हैं, जबकि सिस्टोल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन फेज होता है। तो जो कॉन्ट्रैक्शन फेज है उसके अंदर जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करता है। द टोटल ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल इंक्लूडिंग सिस्टोल डायसिस्टोल इज रेसिप्रोकल ऑफ द हार्ट रेट। जितना ज़्यादा आपका हार्ट रेट है, हार्ट बीट है, उतने ही उसका इन्वर्स अगर ले लें तो उतना टाइम ड्यूरेशन होता है एक कार्डियक साइकिल का, क्योंकि जितनी बीट्स होंगी दो बीट्स के दरमियान जो टाइम है वो कहलाता है कार्डियक साइकिल। इसके अंदर जो फेजेस आते हैं उसको कहते हैं हम कार्डियक साइकिल। तो अगर 72 बीट्स पर मिनट है हार्ट का रेट, तो आपका जो कार्डियक साइकिल है वो 1/72 बीट्स पर मिनट का होगा, जिसको हम कह सकते हैं कि 0.833 सेकेंड्स पर बीट के लिहाज से आपका हार्ट का कार्डियक साइकिल वर्क करता है। द टॉप 3। अच्छा, अब उसके बाद मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ जिसके बारे में हम अभी सारी बात करेंगे। ये देखिए, ये है टोटल 5 डायग्राम। तो सबसे पहले रेड है, उसके बाद ब्लैक, फिर ब्लू, फिर येलो, उसके बाद पिंक कलर की ईसीजी या जिसको हम फोनोकार्डियोग्राम बोलते हैं वो है। जो अगर मैं सबसे ऊपर बात करूं तो ये क्या है, ये पूरा कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन, मसल की कॉन्ट्रैक्शन बताता है, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम को शो करता है जो ब्लू ग्राफ है। उसके बाद एक ग्राफ है जो ईसीजी को शो करता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को येलो लाइन से शो किया जा रहा है ईसीजी को। उसके बाद फोनोकार्डियोग्राम के जो हार्ट की बीट को अगर सुना जाए तो उसकी किस तरह कॉन्ट्रैक्शन आती है, तो उसका ये जो लास्ट वन है ये उसकी पिक्चर डेमोन्स्ट्रेशन है। तो हम इसको 1 बाय 1 पढ़ते हैं। The top 3 curves shows the pressure changes in aorta, left ventricle and लेफ्ट एट्रियम रेस्पेक्टिवली। तो पहली 3 वाली जो हैं कर्व, पहली वाली एओर्टा की कॉन्ट्रैक्शन, दूसरी लेफ्ट वेंट्रिकल की और तीसरी लेफ्ट एट्रियम की कॉन्ट्रैक्शन को शो करती है। जबकि जो फोर्थ है वो वेंट्रिकल वॉल्यूम को बताती है, फिफ्थ ईसीजी को, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को, जबकि जो सिक्स्थ है वो फोनोकार्डियोग्राम के बारे में हमें बताती है, विच इज़ रिकॉर्डिंग ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय हार्ट मेनली बाय द हार्ट वाल्व्स एज इट पंप्स।
तो ये बेसिकली हार्ट जो फोनोकार्डियोग्राम है, ये हार्ट के साउंड्स को रिकॉर्ड करके शो की गई है। इट इज़ स्पेशली इम्पोर्टेंट दैट रीडर स्टडी इन डिटेल दिस फिगर एंड अंडरस्टैंड द कॉजेज ऑफ द ऑल इवेंट शोन। अभी जो इफेक्ट हैं इसके ऊपर वो हम पढ़ते हैं। व्हेन हार्ट रेट इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ ईच साइकिल डिक्रीज। जाहिर सी बात है, जब हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा मतलब हार्ट जल्दी से पंप करना स्टार्ट कर देगा, तो जो कार्डियक साइकिल है उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो शॉर्ट होता जाएगा। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन फेज है उसके ऊपर इफेक्ट आएगा। किस तरह के हार्ट को रिलैक्स होने का टाइम नहीं मिलेगा, कम टाइम मिलेगा। जो नॉर्मल बीट के अंदर अगर जो हार्ट ज़्यादा टाइम के लिए रेस्ट कर रहा था, ज़्यादा टाइम के लिए रिलैक्स होके ब्लड को फिल कर रहा था, वो टाइम कम हो जाएगा, वो टाइम स्किप हो जाएगा। ठीक है, तो a normal heart rate 72 beats per minute systole comprises about 0.4 of entire cardiac cycle. At 3 times the normal heart rate systole is about 0.65 of entire cardiac cycle. पूरे cardiac cycle का अगर नॉर्मल हार्ट रेट की बात करें तो 0.4 सेकेंड्स आपका कार्डियक साइकिल सिस्टोल के ऊपर मुश्तमिल है। ठीक है, पर अगर यही हार्ट बीट 3 गुना इंक्रीज हो जाए तो आपका जो सिस्टोल का ड्यूरेशन है वो 0.65 तक लीड कर जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जब हार्ट बीट ज़्यादा हो जाए तो आपके पास रिलैक्सिंग टाइम कम हो जाता है और हार्ट चैम्बर्स की फीलिंग नहीं हो पाती। ये देखें, जो पहला है वो एओर्टिक प्रेशर को शो करता है लाइन, दूसरी लाइन वेंट्रिकल प्रेशर को शो कर रही है। ठीक है, जो डॉटेड लाइन है, उसके बाद वेंट्रिकल वॉल्यूम को, फिर एक येलो लाइन ईसीजी को, फिर लास्ट पिंक लाइन फोनोकार्डियोग्राम को। अब उसके बाद जो ईसीजी है उसकी हम अगर कार्डियक साइकिल के लिहाज से बात करें तो ये आपको ईसीजी में पी येलो लाइन में PQRST एक वेव नज़र आ रही है। ठीक है, जो PQRST वेव है ये क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। They are electrical voltage generated by heart and recorded by ECG from the surface of body। तो ये बॉडी की सरफेस के ऊपर से कैलकुलेट किए गए हैं ताकि जो वोल्टेज चेंज आया है वो हम मेजर कर सकें। पी क्या है, बेसिकली जब डिपोलराइजेशन एट्रिया की स्टार्ट होती है, पी उसको डिनोट करता है। ये देखें, पी एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को शो करता है। उसके बाद QRS ये क्या करेगा, ये जो QRS है ये बेसिकली आपका जो वेंट्रिकल की डिपोलराइजेशन है, पी एट्रिया की डिपोलराइजेशन को शो करता है, जबकि QRS वेंट्रिकल की डिपोलराइजेशन को शो करता है। क्योंकि एक पूरा साइकिल है, उसके अंदर एट्रिया ने भी कॉन्ट्रैक्ट करना है, वेंट्रिकल में भी कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो QRS वेंट्रिकल की डिपोलराइजेशन को शो करता है। ठीक है, तो इसको हम QRS कॉम्प्लेक्स या वेंट्रिकल सिस्टोल बोलते हैं। उसके बाद एक वेंट्रिकल टी वेव है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में, ये क्या शो करती है, रीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल। जब आपका वेंट्रिकल रीपोलराइज करेगा तो जो वेव शो होगी उसको हम टी वेव बोलते हैं। जो एट्रिया है फंक्शन करता है प्राइमरी पंप के तौर पे ऊपर। किस तरह ये फंक्शन करता है कि मोस्टली जब एट्रिया फिल होते हैं तो 80% तक जो ब्लड है वो वेंट्रिकल के अंदर डायरेक्टली चला जाता है। जस्ट जो 20% ब्लड है वो एट्रिया पंप करके वेंट्रिकल की तरफ मूव करवाते हैं। तो अगर खुदा ना ख्वास्ता एटीएस वर्क करना बंद हो जाए तो इसका आपकी बॉडी के ऊपर जस्ट 20% तक अफेक्ट होगा। और ये 20% अफेक्ट सिर्फ तब शो होगा जब नॉर्मली ये शो नहीं होगा, सिर्फ तब शो होगा जब पेशेंट कोई एक्सरसाइज करे, कोई रनिंग करे। तो उस ड्यूरेशन में जो पेशेंट को साइंस शो होते हैं एंजाइना के या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के, तो रिवील होता है कि उसके एट्रिया की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो लूज हो चुकी है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रेशर चेंजेस इन एट्रिया, ए सी एंड वी वेव्स। तो ए सी एंड वी वेव्स जो हैं वो एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बताती हैं। ए वेव एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बताती है। जब
राइट एट्रियम प्रेशर इंक्रीज करता है 4 से 6 mm ऑफ Hg ड्यूरिंग एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन, तो लेफ्ट एट्रिया कॉन्टैक्ट करता है 7 to 8 mm ऑफ Hg। क्यों? क्योंकि उसने जो ब्लड है उसको जस्ट जो राइट एट्रिया है उसने पल्मोनरी सिस्टम की तरफ पंप पुश करना है, जबकि लेफ्ट वाले ने आपकी पूरी बॉडी की तरफ उस प्रेशर को जनरेट करके वेंट्रिकल की तरफ भेजना है। जबकि सी वेव शो करती है आपके वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन को, कि जब आपके वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उस ड्यूरेशन में एट्रिया से वेंट्रिकल की तरफ ब्लड तो आता है, पर वेंट्रिकल से एट्रिया की तरफ बैकवर्ड फ्लो को रोकने के लिए जो एवी वाल्व्स हैं वो बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो इस ड्यूरेशन में जो वेव आती है वो वी वेव कहलाती है। तो आज के लेक्चर में हमने कार्डियक साइकिल के बारे में और कार्डियक मसल की कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ा कि एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग किस तरह हो रही है। कार्डियक साइकिल क्या होता है कि एक हार्ट बीट से दूसरी हार्ट बीट के स्टार्ट होने में जो इवेंट्स आते हैं, जो फेजेस आते हैं, उसको हम कार्डियक साइकिल बोलते हैं। अब कार्डियक साइकिल किस तरह अफेक्ट हो रहा था ये सारा मैंने आपको बताया। कोई क्वेश्चन क्वेरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।